हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। गाइस, हम घटना चक्र की एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें अभी हमने स्टार्ट किया है सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान में भी हम कर रहे हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में हम चैप्टर नंबर 9 तक कर चुके हैं गाइस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। तो जो चैप्टर नंबर 10 है वो है विद्युत धारा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा के बारे में। और देखिए इसमें क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है कि किसी चालक में विद्युत आवेश की जो प्रवाह होती है उसकी दर को हम बोलते हैं विद्युत धारा। देखिए सबसे पहले इसने कहा विद्युत आवेश। हम मान सपोज कि कोई हमने तार ले लिया या हमने कुछ भी ऐसी धातु ले ली, हमने एल्यूमिनियम ले लिया सपोज। तो एल्यूमिनियम में क्या होते हैं, उसके जो परमाणु होते हैं और परमाणु के अंदर भी हमने क्या देखा कि उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो वही कह रहा है कि मतलब इसमें क्या होते हैं, हमें पता है कि 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ हम आवेश की बात करेंगे। हमने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जब प्रवाह करने लगता है तो हमारी विद्युत धारा जो है फ्लो होने लगती है, यानी कि प्रवाह करने लगती है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। क्या लिखा है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ लिखा है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम बोलते हैं विद्युत धारा। यहाँ मान लेते हैं विद्युत आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जैसे इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करने लगेगा, विद्युत धारा आपकी जो है प्रवाहित होने लगेगी। इतनी सी बात लिखी है इस लाइन में। फिर लिखा है जो धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश। देखिए 2 तरीके के आवेश हैं, एक होगा आपका धनात्मक, एक होगा आपका ऋणात्मक। ठीक है, सपोज कि धनात्मक जो आवेश है एक मिनट, ठीक है, इस दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, और वहीं पे एक ऋणात्मक आवेश भी होगा, लेकिन वो उसकी दिशा ऑपोजिट होगी। ठीक है, अब इसमें यहाँ क्या लिखा है, इसमें लिखा है धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। यानी इसने कहा जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो क्या होगी, धनात्मक आवेश। सपोज कि ये वाला धनात्मक आवेश है और ये वाला ऋणात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश की जो प्रवाह की दिशा होगी वही आपकी विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा होगी। ठीक है, इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है फिर देखिए आगे क्या लिखा है। स्पष्ट है कि विद्युत धारा की दिशा जो है ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। हमने कहा अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएगा तो विद्युत धारा आपकी दूसरी दिशा में जाएगी, और दूसरी ही दिशा में आपका धनात्मक आवेश भी है। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे ये बात। तो लिखा है दिशा के, ठीक है, विपरीत दिशा में जो है, सपोज कि इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है और जो आपका धनात्मक आवेश ये है, और यही दिशा आपकी क्या होगी, विद्युत धारा की होगी, यानी कि इसकी दिशा के विपरीत होगी इसकी दिशा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसने लिखा है कि जो विद्युत धारा है उसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर होता है, और 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, मतलब विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है विद्युत धारा के प्रकार। देखिए विद्युत धारा जो होती है 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है दिष्ट धारा, एक होती है आपकी प्रत्यावर्ती धारा। तो जो दिष्ट धारा होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और जो प्रत्यावर्ती होती है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों में देखते हैं क्या चीज़ है। लिखा है कि यदि किसी पर, ऐसे पढ़ लेते हैं, दिष्ट धारा को हम पढ़ लेते हैं। लिखा है यदि किसी परिपथ में धारा एक ही दिशा में जो है बहती है तो उसे हम बोलते हैं दिष्ट धारा। ठीक है, एक दिशा में बहने का क्या मतलब है पहले ये देख लेते हैं। तो सपोज कि हमारे पास ये धारा, सपोज हमने ये बनाया, तो ये समय के लिए बना दिया हमने, ये एम्पलीट्यूड के लिए मान लेते हैं। धारा हमारी फ्लो हो रही है एक ही दिशा में, कुछ इस तरह से। ठीक है, बस यही दिशा है, इसी दिशा में फ्लो हो रही है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं दिष्ट धारा। अभी जब प्रत्यावर्ती पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये थोड़ा बहुत और। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं दिष्ट धारा। फिर इसने कहा जो दिष्ट धारा है बैटरी इत्यादि से जो प्राप्त होने वाली जो धारा है वो होती है डायरेक्ट करंट, यानी कि दिष्ट धारा। इसको हम डीसी भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करंट। तो बैटरी से जो धारा आती है वो आपकी होती है डीसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं आपकी जो है दूसरी प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या, ऐसी धारा जिसके मान एवं दिशा समय के साथ जो है आवर्ती रूप में परिवर्तित होती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ये तो आपको समझ में आया ही होगा। अब समझिए कि हमने अभी वही ग्राफ फिर से बनाएंगे, टी और एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, तो हमने पहले क्या देखा था, डीसी करंट एक ही दिशा में फ्लो हो रही है। ठीक है, दिशा में एक ये दिशा होती है, एक नीचे की दिशा होती है। ऊपर वाली सपोज की प्लस में होती है, नीचे वाली माइनस में होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एसी की, डीसी तो हमने देखा एक ही दिशा में जा रही है, लेकिन जो एसी होती है कुछ इस तरह से फ्लो होती है। ये होती है आपकी अल्टरनेटिंग करंट एसी। अब देखिए इसमें यहाँ पॉजिटिव में है इसकी वैल्यू,
फिर नेगेटिव में आएगी, यानी दिशा वैल्यू दोनों ही बदल रही हैं, दिशा भी बदल रही है उसकी और वैल्यू भी बदल रही है, माइनस में हो रही है, प्लस में हो रही है, दिशा बदल रही है और देखा जाए तो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा हो गई, ठीक है गाइस। अब देखिए आगे समझते हैं। तो प्रत्यावर्ती, अब इसमें अल्टरनेटर होता है या ऑसिलेटर होता है, यानी कि दोलित्र होता है आदि में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो विद्युत धारा है, वो कौन सी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा। तो गाइस मुझे अब लगता है कि आपको डीसी करंट किस तरह से फ्लो होती है और एसी करंट किस तरह की होती है आप समझ रहे होंगे थोड़ा बहुत, कि ये हो गई डीसी करंट और ये हो गई आपकी एसी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब लिखा है कि जो दिष्ट धारा की अपेक्षा प्रतिवर्ती धारा का जो मुख्य लाभ है, देखिए प्रतिवर्ती धारा यानी कि एसी करंट का लाभ क्या होता है कि हम उसे बहुत अधिक दूरी तक बिना उसके सिग्नल स्ट्रेंथ में कमी आए बिना उसको बहुत अधिक दूरी तक भेज सकते हैं, ठीक है। दो धाराएं हमारे पास, एक हो गई एसी और एक हो गई डीसी, ठीक है। हम क्या है बहुत अधिक दूरी तक जो है एसी करंट को आसानी से भेज सकते हैं और इसमें क्या होगा, सिग्नल में कमी भी नहीं आएगी, मतलब धारा में जो है उसकी वैल्यू में कमी भी नहीं आएगी, हम आसानी से भेज सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि दिष्ट धारा की अपेक्षा जो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी का मुख्य लाभ यह है कि प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत ऊर्जा की अधिक हानि के बिना लंबी दूरी तक जो है संप्रेषित करने का मतलब होता है ट्रांसफर करना, तो संप्रेषित कर सकते हैं, ठीक है। इस समझ में आ गया होगा आई होप आप लोग को। अब देखिए लिखा है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है किसी विद्युत पहले थोड़ा सा ऐसे ही समझते हैं कि सपोज कि एक जगह है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपके पास क्या है, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, रुकिएगा इस, देखिए इसमें लिखा है कि किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा उत्पन्न किया गया वह बल जिसके कारण किसी चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है स्थापित होता है। अब देखिए फिर से समझते हैं अब इसे थोड़ा आसान तरीके। सपोज़ कि हमारे पास क्या है, एक तार है, ठीक है। तो अब क्या है, हमारे पास एक पूरा परिपथ बना है सपोज, ठीक है। अब इसमें ये तार है एल्यूमिनियम का, सपोज़ कि एल्यूमिनियम का तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसमें होल्स भी हैं, मतलब इसमें धनावेश है, ऋणावेश है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब क्या है कि अब आपको क्या है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करती है तब आपकी धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगी तो उसकी विपरीत दिशा में आपकी धारा प्रवाहित होगी। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए आपको क्या है, इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए आपको एक बल देना पड़ता है, ठीक है। आपने सपोज एक बैटरी लगा दी, तो ये बैटरी वो बल देने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने के लिए ना जो बल देना पड़ता है वो होता है हमारा विद्युत वाहक बल, ठीक है। आइए पढ़ते हैं फिर से। किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा उत्पन्न किया गया वह बल, अब इसमें ये विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण को मान लेते हैं बैटरी है कोई, ठीक है। उसके द्वारा क्या है उत्पन्न किया गया वह बल जिसके कारण किसी चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह स्थापित किया जाता है, उसको हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल बोलते हैं। गाइस वही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए जो बल दिया जाता है ना उसको हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। आगे बढ़ते हैं, विभव क्या होता है। अब विभव को ऐसे ही समझते हैं थोड़ा सा। एक हमारे पास सपोज़ कि विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है। अब ये अनंत है, सपोज़ अनंत, बहुत दूर। तो यहाँ से किसी आवेश को इस क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसको हम बोलते हैं, उस बिंदु पर क्या होता है, विभव होता है, ठीक है। किसी अनंत पर कोई आवेश रखा है, उसको यहाँ से लेकर इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। समझ गए आप लोग, सिंपल है। अब चलिए थोड़ा इसको समझते हैं दूसरी तरीके से। इसमें किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर क्या होता है विद्युत विभव होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। वोल्ट को हम लिखते हैं V से। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब लिखा है विभवांतर क्या होता है। अब ये भी कुछ वैसा ही विभव जैसे ही विभवांतर। एक होता है विभव, विभवांतर। विभवांतर मतलब विभव में अंतर, यानी कि आप दो विभव ले रहे हैं आप, तो दोनों विभव में अंतर। सपोज ये 10 है, ये 8 है, तो 10 - 8 = 2 विभवांतर, ठीक है। दो विभव में अंतर विभवांतर। तो इसमें लिखा है कि इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे, अब इसमें ये भी पहले जैसा ही है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, लेकिन अब ये है कि जैसे ये आपका विद्युत क्षेत्र और यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, तो एक धनावेश यहाँ पे है, ठीक है, एक धनावेश है
इस धनावेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वो होता है विभवांतर। इस बिंदु से जो पहली वाली बिंदु है यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या होता है, विभवांतर होता है। यहाँ पे एक विभव होगा, यहाँ पे विभव होगा, दोनों का अंतर विभवांतर। ठीक है गाइस, ये पहले वाले की तरह ही है ऑलमोस्ट, तो आप समझ गए होंगे। लिखा है इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर का भी जो मात्रक होता है वो भी हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का भी वोल्ट होता है और विभवांतर का भी हमारे पास क्या होता है, वोल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि वही चीज़ लिख दी, इसने कहा एक आवेश है Q, दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में जो कार्य किया गया वो हो गया WG। तो इसने कहा विभवांतर क्या होगा दोनों बिंदुओं के बीच, तो विभवांतर किया गया कार्य यानी कि W जूल जो हमने कार्य किया है वो, और प्रवाहित जो आवेश प्रवाह हो रहा है वो। ठीक है, यानी जो विभवांतर है जो हमने कार्य किया है और जो हमारा आवेश प्रवाह हो रहा है वो। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अब लिखा है वही चीज़ लिखी है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है। और इसका जो वोल्ट मात्रक वोल्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। इसमें लिखा प्रतिरोध क्या होता है। देखिए सपोज की कोई तार है, अगर देखिए इसमें लिखा किसी चालक का प्रतिरोध वो भौतिक राशि है जिसके कारण चालक से धारा के प्रवाह में रुकावट आती है। यानी कि ये क्या करते हैं, अगर कोई एक तार है सपोज, तो उसमें यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, तो एक तार है उसमें जो है धारा प्रवाह हो रही है। अब यहाँ पे हमने कोई प्रतिरोध लगा दिया। अब ये प्रतिरोध का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो धारा का प्रवाह है उसको ये रोकने का काम करता है, ऐसा समझिए। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या करता है, धारा, किसी तार में धारा के प्रवाह को रोकने का, मतलब तार तो मैंने एग्जाम्पल दिया। परिपथ बोलते हैं। इसमें लिखा है किसी चालक का प्रतिरोध, चालक मतलब होता है जिसमें धारा प्रवाह आसानी से हो सकती है। तो इसमें लिखा है कि जो चालक है, तो चालक का प्रतिरोध वह भौतिक राशि है जिसके कारण चालक से धारा के प्रवाह में रुकावट होती है। यानी कि जो प्रतिरोध क्या करता है, आप रुकावट करता है किसके लिए, जो धारा प्रवाह हो रही है तो उसके लिए। इसका मात्रक होता है ओम, इसे लिखते हैं ओमेगा से लिखते हैं। ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं, तो इसे डिनोट करते हैं। इसका जो मात्रक है, मात्रक ओम को ओमेगा से लिखते हैं, लेकिन जो प्रतिरोध है उसको हम लिखते हैं आर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम क्या कहता है, जब किसी चालक के सिरे पर विभवांतर लगाया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें होकर क्या विद्युत धारा प्रवाह होने लगती है। फिर इसमें लिखा है जर्मन वैज्ञानिक थे एक, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, ने आरोपित विभवांतर तथा उसके फलस्वरूप प्रवाहित जो विद्युत धारा है के प्रयोग द्वारा एक संबंध स्थापित किया और ये संबंध ओम का नियम कहलाया। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ओम का नियम। ठीक है, इसने कहा ओम का नियम क्या, एक आपने विभवांतर लगा दिया और उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो धारा फ्लो होगी। तो इसके बीच में विभवांतर और जो धारा है उसके बीच में इन्होंने एक संबंध बता दिया जिसको हमने कह दिया ओम का नियम। ठीक है, तो अब इसने कहा ओम के नियम के अनुसार क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप आदि को परिवर्तित ना किया जाए, यानी कि इसको हम कांस्टेंट रख देते हैं, सपोज 25 डिग्री है तो 25 डिग्री ही रहने देते हैं, तो चालक में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि इसने कहा कुछ ऐसा, हमने टेम्परेचर को रख दिया, जो T है उसको रख दिया कांस्टेंट, तो इसने कहा कि जो विद्युत धारा है उस चालक में वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, किसके, उसके विभवांतर के। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, यही चीज़ यहाँ लिखिए। अब क्या होता है यहाँ पे, देखिए क्या कर रखा है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखा है। जब हम प्रोपोर्शनल का साइड, या फिर ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कुछ भी हो सकता है, एक ही बात है ये दोनों। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो लगाते हैं इक्वल्स, और इसके साथ एक लगाते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब इस कांस्टेंट की जगह हमने क्या लिख दिया है, R, यहाँ पे देखिए। ठीक है, हमने क्या लिखा है, इक्वल्स और फिर एक R। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये R क्या है, वही प्रतिरोध है। ठीक है, अब प्रतिरोध को ये जो R है वो चालक का प्रतिरोध हो गया। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, पहले हम एक सूत्र है नीचे, हाँ, तो ये होता है R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है A के। ठीक है, अब इसमें L क्या है, कोई चालक है उसकी लंबाई हो गई, सपोज़ कि कोई तार है। ठीक है, तो तार है, एल्यूमिनियम का तार है या कोई लोहे का तार है या कोई भी कॉपर का तार है, तो उसकी लंबाई हो गई सपोज जो भी हो गई। ठीक है, तो और जो एरिया ये है आपका ए क्या है आपका, उस ही तार का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल।
ये क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है, जैसे सपोज़ कि मेरे पास भी कुछ ऐसा दिखना, हाँ सपोज़ कि ये रिमोट है, ठीक है, जब इस रिमोट को हम बीच में से काट दें तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये वाला। तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा ना, वो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम तार में भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें लिखा है कि जो आर है यानी कि प्रतिरोध है, देखिए प्रतिरोध का काम क्या होता है, वो करंट को आगे फ्लो होने से रोकता है। जब करंट ही फ्लो नहीं होगी तो बाकी काम तो कुछ होगा नहीं। तो यानी कि इसने कहा आर किस किस चीज़ पर निर्भर करता है, यानी कि डिपेंड करता है। तो देखते हैं किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है आर। गाइस अभी थोड़ा मुझे इसमें प्रॉब्लम होती है ना चलाने में, ठीक है। देखिए गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, आर एक तो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, जो भी आपके पास तार है उसकी। मतलब अगर लंबाई आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो आपका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा यानी कि वो करंट को उतना ही ज़्यादा रोकेगा, ठीक है, उसके अंदर उतनी पावर है कि वो करंट को रोक सके। तो यहाँ पे जो होगी विद्युत धारा होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। अगर लंबाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध ज़्यादा है और विद्युत धारा कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अगर किसी तार की लंबाई बहुत ज़्यादा है तो उस पर विद्युत धारा कम हो जाएगी, ठीक है। बस इतनी सी बात लिखिए। दूसरा इसने क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करी, यानी कि ए की बात करी, लेकिन इसका जो रिलेशन है वो है व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। अब इसने कहा अगर एरिया ज़्यादा है उस तार का, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो प्रतिरोध होगा हमारा कम होगा, ठीक है। मतलब तार अगर मोटा है तो जो उसका प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्रतिरोध कम हो जाएगा तो उसके अंदर कम शक्ति है कि वो करंट को आगे बढ़ने से रोक पाए, मतलब उसके पास इतनी शक्ति है नहीं कि वो रोक पाएगी करंट को। यानी कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया एक की वैल्यू ज़्यादा होगी तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी, लेकिन अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो आपकी करंट कम फ्लो होगी, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल का साइन लगा रखा है। हमने कहा प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम लगाते हैं इक्वल्स का साइन, और इक्वल्स का साइन लगाने के साथ हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, और वहाँ पे हमने एक कांस्टेंट लिखा है रो, यानी कि ये, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, रो समानुपातिक नियतांक है, और जिसे चालक का क्या बोलते हैं, एक हो गया प्रतिरोध, एक हो गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। उसी चालक का क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं इसको, ठीक है गाइस। तो हमें ये इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखा है किसी चालक की प्रतिरोधकता यानी कि रो केवल उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, जो भी पदार्थ है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगी। तो इसमें लिखा है प्रतिरोधकता जो है, देखिए प्रतिरोध का मात्रक हमें पता था ओम, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है कहीं, अब आएगा या आया है मुझे नहीं पता। तो जो आर है, आर की का जो मात्रक था वो था ओम, लेकिन जो प्रतिरोधकता है उसका मात्रक है आपका ओम मीटर, ठीक है। इतना सा डिफरेंस है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में, ठीक है। क्या प्रतिरोध प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का मात्रक है ओम, प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है वो होता है ओम मीटर। इतना डिफरेंस है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन गलत मत करिएगा। अब लिखा है कि इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति, तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की जो दर होती है उसको हम बोलते हैं विद्युत शक्ति। एक विद्युत परिपथ है सपोज कि कुछ भी तो उसमें जो भी आपकी ऊर्जा का व्यय है तो उसको हम बोलते हैं विद्युत परिपथ, विद्युत शक्ति बोलते हैं। और विद्युत शक्ति को हम कहते लिखते हैं, विद्युत शक्ति बराबर होती है जो भी आपकी विद्युत धारा है और विभवांतर, यानी विभवांतर गुणा विद्युत धारा, ठीक है। ये बराबर होता है आपके किसके बराबर होता है, आपका विद्युत शक्ति, जिसको हम लिखते हैं पी से, ठीक है। इसमें लिखा है विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वॉट। तो जैसे कि हम अपने घरों में बिजली की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कितने वॉट कितने वॉट की पावर, कितने वॉट पावर का है, इस तरह से बोलते हैं। तो यानी कि पावर, देखिए पावर मतलब हो गया शक्ति, तो कितनी शक्ति का कितने वॉट पावर का है, तो पावर मतलब हो गया शक्ति और वॉट हो गया इसका मात्रक। तो एक वॉट बराबर होता है 1 जूल बट्टे 1 सेकंड, यानी जूल बट्टे सेकंड होता है वॉट का मान, ठीक है। इस आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है विद्युत शक्ति की परिभाषा से स्पष्ट है कि क्या, विद्युत शक्ति बराबर व्यय हुई विद्युत ऊर्जा बटे समय, मतलब किसी समय में जो है कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय हुई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा बराबर, अब यहीं से लिख दिया इसने कि विद्युत ऊर्जा बराबर हो गई विद्युत शक्ति गुणा समय, ठीक है। विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति गुणा समय, बस ये सब याद करिएगा आप पूरा। अगर हम विद्युत शक्ति की गणना वॉट में करते हैं तथा समय की गणना घंटे में करते हैं तो विद्युत ऊर्जा का क्या मात्रक हो जाएगा, वॉट घंटे। यही तो हम बोलते हैं कितने वॉट पर कितने वॉट आर
ऐसे तो बोलते हैं कितने वॉट आवर, ठीक है। इनफैक्ट व्यावसायिक उद्देश्य के लिए जो विद्युत ऊर्जा है उसके बड़े मात्रा को बोलते हैं किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा, ठीक है, या किलोवाट आवर बोलते हैं। तो लिखा है कि जो इसकी इसी को हम बोलते हैं यूनिट। जैसे हम बोलते हैं देख कितने यूनिट, एक यूनिट कितने रुपए की है, ऐसे बोलते हैं हम विद्युत शक्ति के लिए कि कितने यूनिट आप खर्च कर लेते हैं एक महीने में और एक यूनिट कितने रुपए की है, इस हिसाब से आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल बताते हैं। तो इसमें लिखा है दूसरे शब्दों में कहा है कि जो 1 किलोवाट घंटा या एक यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में 6 होती है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है जब किसी परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति हो, ठीक है। अब देखो आपके घर में जो हम कहते हैं ना कि कितनी आप इलेक्ट्रिसिटी एक दिन में यूज़ कर लेते हैं या एक महीने में यूज़ कर लेते हैं, वो आप किससे निकल गई, ये फॉर्मूला है उसका कि आप कितने यूनिट एक महीने में जो है आप खर्च कर देते हैं, ठीक है, और फिर वो कितने रुपए की होगी, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो इसमें लिखा है कि यूनिट की संख्या यानी सपोज़ कि हमारे पास वोल्टेज जो आ रही है 220 वोल्ट आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एम्पियर यानी कि करंट की भी बात कर दी है, और कितने घंटे हमने चलाया, हमने कह दिया भैया हमने चलाया है 40 घंटे है बट्टे 1000। जब आप ये सारा काम कर लेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपने एक महीने में कितने यूनिट, एक महीने की जगह घंटे में आपने एक महीने का जो भी कैलकुलेट करके घंटे में निकाल दिया, तो आपको पता चल जाएगा एक दिन में एक महीने में आपने कितनी जो है यूनिट खर्च करी है। मतलब इसी फॉर्मूले से ये सारी चीज़ पॉसिबल है। यूनिट की संख्या बराबर होता है वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा अपॉन में 1000, ठीक है। और वो हमें पता है P इक्वल्स टू क्या होता है, P इक्वल्स टू होता है VI, ये होता है वोल्ट मतलब V, और एम्पियर किसका मात्रक होता है I का, यानी कि विद्युत करंट का, और ये बराबर होता है किसके P के, और P का मात्रक होता है वॉट, ठीक है। तो ये वॉट गुणा घंटा अपॉन में 1000। लिखा है विद्युत जनरेटर यानी कि जनरेटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसमें लिखा है जो विद्युत जनरेटर है विद्युत धारा तथा अथवा बिजली उत्पन्न करने का एक उपकरण है। हम इससे क्या करते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं, सब जानते हैं। विद्युत जनित क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका क्या मतलब हुआ, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि ये कुछ घूमता है इसमें, तो वो जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, उसको यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, और उससे क्या आपकी निकलती है, आपकी विद्युत धारा जनरेट होती है यानी कि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसमें लिखा है जो विद्युत जनित्र है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अनुप्रयोग करता है, यानी कि किस पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, ठीक है। यानी कि ये भी याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और ये क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और यांत्रिक ऊर्जा कुछ शक्ति ऐसे घूमता है और यहाँ से क्या निकलती है, आपकी विद्युत ऊर्जा निकलती है, कुछ करंट में वोल्टेज में इस तरह से करेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर आप लोगों को नॉर्मली तो पता ही होगा क्या होता है, देखा होगा। तो इसमें लिखा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। यानी कि ट्रांसफार्मर जो हमारे पास जो मोबाइल होता है ना, मोबाइल का चार्जर होता है, उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर होता है। एक तो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हम लोगों ने देख ही रखे हैं। देखिए जो पावर हाउस से बिजली आती है ना, वो हज़ारों वोल्ट की होती है, ठीक है। लेकिन हमको हमारे घर में कितनी चाहिए होती है, कुछ 220, 230, 240 वोल्ट के आसपास चाहिए होती है। तो हज़ारों वोल्ट की बिजली को हमें 220 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि बदलना है। तो हम बीच में लगा देते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, उस 1000 वोल्ट की जो बिजली होती है उसको 220 में कन्वर्ट करता है और हमारे घर पे आ जाती है वो बिजली, ठीक है। तो वही इसने कहा है कि जो ये क्या काम करता है, वोल्टेज को देखिए ये बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। तो घटाने और बढ़ाने का काम करता है, कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है। दूसरा, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले अब इसने कहा ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार होते हैं। हिंदी में एक को बोलते हैं उपचाई, एक को बोलते हैं अपचाई, ठीक है। तो उपचाई और अपचाई, उपचाई को देखिए इंग्लिश में थोड़ा समझ में आएगा। स्टेप अप यानी कि ऊपर जाना, स्टेप डाउन यानी कि नीचे, ठीक है। ऊपर जाना, सपोज कि 20 वोल्ट है, 20 से 100 वोल्ट कर दिया, मतलब कम से ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं आप, ठीक है। और जो अपचाई है यानी कि जो स्टेप डाउन है उसमें आप नीचे जा रहे हैं, यानी कि आप वैल्यू को कम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा है। ये निम्न विभव की जो प्रत्यावर्ती धारा AC बोलते हैं, ठीक है, को उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा में क्या है, बदलने का काम करता है। स्टेप अप निम्न विभव की होती है, यानी कि वोल्टेज कम होती है, 20 वोल्ट है, 20 को
30, 40, 50, 60, 100 जो भी आपको करना है, जिस हिसाब से आपने ट्रांसफॉर्मर है वो काम करेगा। अपचाई में जैसे उसका उल्टा हो जाएगा कि उच्च विभव की जो प्रत्यवर्ती धारा है उसको निम्न विभव की प्रत्यवर्ती धारा में परिवर्तित करने का काम करते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास है मोबाइल का चार्जर। तो जो मोबाइल का चार्जर होता है उसमें क्या होता है, देखिए हमारे घर में जो बिजली है इस वक्त वो है 220 वोल्ट। अब मोबाइल का चार्जर होता है बड़ा ही छोटा सा होता है, बिल्कुल उसमें बैटरी होती है 4 वोल्ट की या 7 वोल्ट की होती है, मुझे याद नहीं है, 4 या 7 ही होती है, कुछ ऐसी होती है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हमें 220 से 4 पे लाना है, मतलब हमें कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे हम करेंगे स्टेप डाउन। ये क्या करेगा, 220 वोल्ट को किस पे लाएगा, 7 वोल्ट पे लाने का काम करेगा। बीच में हम लगा देंगे एक क्या लगा देंगे आज हम यहाँ पे लगा देंगे हम एक ट्रांसफार्मर, हमारा काम हो जाएगा, हमारा मोबाइल बचा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ लिखा है कि ट्रांसफार्मर उन विद्युत उपकरणों के साथ काम करता है जो मेंस के वोल्टेज से भिन्न वोल्टेज पर कार्य करते हैं। जैसे अपना मोबाइल चार्जर है वो 7 वोल्ट पे काम करता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। तो अपचाई मतलब स्टेप डाउन। पावर सब स्टेशनों पर ट्रांसफार्मर पावर सब स्टेशन पर क्या है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करके उपभोक्ता को वितरित की जाती है। मतलब वही 1000 वोल्ट की होती है पावर हाउस में, वहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे वो उसको कम कर देगी। ठीक है, अब लिखा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर पावर उत्पादक स्टेशन, एक्स रे ट्यूबों इत्यादि में काम आती है। इसमें बता दी कहाँ कहाँ काम आता है। विद्युत मोटर क्या करता है, देखिए जो जनरेटर होता है ना वो क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब यहाँ पे विद्युत मोटर जस्ट उसका उल्टा करता है। वो क्या करता है कि आपकी जो विद्युत ऊर्जा है उसको किस में बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और विद्युत मोटर जो है धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अब लिखा है विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ हम करते हैं। विद्युत मोटर देखिए आप बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आपको विद्युत ऊर्जा यानी कि जो वोल्टेज आपके घर में आ रही है वो, और यांत्रिक ऊर्जा यानी कि उससे एक मोटर चलता है, जैसे कि पंखे में एक मोटर लगा होता है, आपकी वॉशिंग मशीन में लगा होता है, आपके मिक्सर में लगा होता है, ग्राइंडर में लगा होता है। तो मतलब विद्युत ऊर्जा हो गई जो आपकी वोल्टेज करंट आती है वो, और आपकी यांत्रिक ऊर्जा जो शक्ति पे काम करती है, मतलब थोड़ा सा जिसमें मैकेनिकल एनर्जी लगती है। ठीक है, तो वही है आपका मोटर चल रहा है, पंखे का चल रहा है, मशीन चल रही है, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर, गैस, ये सारी चीज़ चलती है। तो दोस्तों देखिए अब हमारे जो नोट्स हैं वो कंप्लीट हो गए। वीडियो हमारी थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो मेरी कोशिश रहती है कि नोट्स मैं एक वीडियो में करूँ और जो क्वेश्चन आंसर है वो दूसरी वीडियो में लाऊँ, थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो वैसे यहीं पर अब अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, 50+ हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वीडियो बड़ी हो सकती है तब भी। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और जितना हो सके इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्त। हाँ गाइस, एक चीज़ और है कि अगर आपको PDF चाहिए इन चैप्टर्स की तो जैसे चैप्टर वाइज जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसके ही डिस्क्रिप्शन में जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो हमारी घटना चक्र है वो 2020 यानी कि लेटेस्ट अभी यही आई है, तो आप इसके जो है PDF को डाउनलोड करिए, पढ़िए, और मेरे वही है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।